जंगल के अंगरखे वाली राजकुमारी। एक समय की बात है, एक बहुत दूर दराज के राज्य में एक रानी रहती थी जो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता तीनों लोकों में भी कभी नहीं देखी गई थी। रानी और राजा राज़ी खुशी रह रहे थे अपने राज्य पर राज करते हुए। पर एक दिन उन पर एक बहुत बड़ी आफत आ पड़ी जब रानी बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर, ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। हमने हर संभव इलाज आजमा लिया है महाराज, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज, महारानी आपसे मिलना चाहती हैं। प्रिय, डॉक्टरों को तंग करना बंद करो पतिदेव। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो होना लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। नहीं। एक समय आएगा जब तुम्हें दोबारा विवाह करना होगा। कभी नहीं। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें समय दूंगी कि तुम मेरी अनुपस्थिति के आदी हो जाओ। मुझसे वादा करो कि अगर तुम दोबारा शादी करोगे तो तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे जो मुझ जैसी सुंदर हो। वादा करो। कोई भी इतना सुंदर नहीं हो सकता जितनी सुंदर तुम हो। प्रेम में लोग सुंदर नजर आते हैं। अपनी बेटी का ध्यान रखना। उस रात रानी गुजर गई। राजा शोक में डूब गया क्योंकि वो सचमुच अपनी पत्नी से प्रेम करता था। एक साल तक राजा ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं, जब तक कि एक दिन उसके दरबारी उसके पास नहीं आए। महाराज, इस देश की महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि यहाँ कोई नहीं जो उनका प्रतिनिधित्व करे, उनकी सुने। पुरुष इतने कुशल नहीं होते जितनी महिलाएं कि वो महिलाओं और बच्चों की समस्याओं की देखभाल कर सकें हमारे राज्य में। तो तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, पर हमारे राज्य को एक रानी की सख्त जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, ये सिर्फ राज्य के कार्यों के लिए है कि हम आपसे विनती करते हैं कि आप फिर से विवाह कर लें। ठीक है, पर मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे ऐसी महिला से विवाह करना चाहिए जो उस जैसी सुंदर हो। महाराज, हम अपने संदेशवाहक दूर दूर भेजेंगे स्वर्गवासी महारानी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए। तो राज्य के दरबारियों और रईसों ने संदेशवाहक भेजे दूर दूर के राज्यों में, पर कोई भी इतना सुंदर नहीं था जितनी महारानी हुआ करती थी। और वर्ष गुजरते गए। एक दिन राजा का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। महाराज। ओह गैरिसन, तुम मुझे विक्टर कह सकते हो। राजकुमारी को बुलाओ। सचमुच इस बात को इतने साल हो गए। इतने साल बाद बिना उससे। ओह लो, वो आ गई, मेरी बेटी। नजर न लगे, ये बिल्कुल महारानी की तरह लगती हैं। वैसे ही सुनहरे बाल, वैसे ही स्वर्गिक सुंदरता। ये तो बिल्कुल महारानी की ही तरह लगती हैं। ये शब्द जो उसके दोस्त ने कहे उसने राजा पर बहुत असर डाला और वो एक फैसले पर आ गया। अंत में वो वादा जो उसने अपनी मरणासन्न रानी से किया था उसे पूरा करना होगा। राजा ने अपने दरबारियों को दरबार में बुलाया। महारानी ये चाहती थी कि एक ऐसी सुंदर महिला जो उस जैसी ही सुंदर हो वो हमारे राज्य की महारानी बने। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, मैंने एक महिला को ढूंढ लिया है जो उन जैसी ही सुंदर है, और वो है उनकी अपनी बेटी यानी मेरी राजकुमारी। वो महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठेगी और उसका विवाह होगा प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ जो राजा बनेगा मेरे जाने के बाद। ये सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी, तो उसने फैसला किया विवाह से बचने का कुछ ऐसी वस्तु मांगकर जो असंभव हो। पिताजी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी मेरी बेटी। पर मैं किसी ऐसे से विवाह कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं? कहा ना, ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी। लेकिन बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री के पुत्र से विवाह कर लूंगी, पर मुझे वो 4 चीजें चाहिए जिनकी मैं मांग करूंगी। जो भी तुम्हारी इच्छा हो पूरी की जाएगी। मुझे 3 जोड़ कपड़े चाहिए, एक उतना ही सुनहरा जितना सूरज है, और एक उतना ही रुपहला जितना चांद है, और तीसरा उतना ही चमकीला जितने तारे हैं। अंत में
मुझे एक ऐसा अंगरखा चाहिए जो जंगल की 1000 चीजों से बना हो, पर बिना किसी फूल, किसी पक्षी या किसी जानवर को हानि पहुंचाए। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तो राजा ने अपने राज्य के सबसे बढ़िया बुनकरों को बुलाया और उनसे कहा कि इन लिबासों को बुने। उसने अपनी सेना के सर्वोत्तम सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि उस अंगरखे के लिए सामान इकट्ठा करें। राजकुमारी ने सोचा कि उसने कुछ असंभव सी चीज की मांग की है और इसलिए उसे प्रधानमंत्री के पुत्र से विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखो, इसी जादू का हो या चमत्कार, बुनकर कामयाब हो गए एक ऐसे लिबास को बुनने में जो सूरज की तरह ही सुनहरा था, दूसरा चांद की तरह रुपहला और तीसरा सितारों की तरह ही चमकीला था। और अंगरखा बना गिरे हुए पंखों से, सूखे पत्तों से और टहनियों से, और इस तरह किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंची थी। उन्होंने राजकुमारी को एक जादुई अखरोट भी दिया जिसमें चारों लिबासों को तह लगाकर रखा जा सकता था। मेरी प्रिय सुपुत्री, वो सब जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी कर दी गई है। अब तुम्हारा विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होगा। पर पिताजी, मैं किसी ऐसे से कैसे विवाह कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ? तुमने वादा किया था। पिताजी, इसका कारण ये है कि आप उतनी सुंदर राजकुमारी ना ढूंढ सके जितनी सुंदर मेरी माँ थी, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते थे और वो आपके लिए सबसे सुंदर थी। माँ का मतलब यही था जब उन्होंने कहा था कि प्रेम में लोग सुंदर नजर आते हैं। ये कैसे? बताइए पिताजी। बहुत हो गया। अगर तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल है तो तुम उनकी इच्छा पूरी करोगी। कल तुम्हारा विवाह होगा। पर राजकुमारी एक ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं कर सकती थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, तो उसने महल से दूर चले जाने का फैसला कर लिया। मुझे क्षमा करना पिताजी, किसी दिन आप ये जरूर समझ पाएंगे। राजकुमारी घूमती रही देश भर में, जंगल जंगल, गांव गांव। एक दिन थक जाने के बाद उसे एक खोखला पेड़ मिला और वो उसके अंदर सो गई। जब वो गहरी नींद में थी, उस देश का राजा जहाँ ये जंगल स्थित था वहाँ से गुजरा। उसके सिपाहियों ने इस अजीब प्राणी को देखा जो पेड़ के खोल में सो रही थी और राजा को इसके बारे में इत्तला की। महाराज, वहाँ पेड़ के खोल में एक अजीब सा प्राणी है, इंसान जितना ही बड़ा है, पर ऐसा अंगरखा पहने है जो इतना अजीब है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा हो। उसे महल में ले आओ। तो सिपाही वापस पेड़ के खोल में गए और राजकुमारी को उठाया। चलो जागो, कौन हो तुम? मैं एक प्राणी हूँ जिसका कोई घर बार नहीं है। चलो हमारे साथ महल में चलो, तुम्हें वहाँ काम मिलेगा। तो राजकुमारी महल में गई, जहाँ उसे सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कमरा दिया गया और वो रसोई की नौकरानी के रूप में काम करती रही, कई महीनों तक रसोइयों की मदद करते हुए। एक दिन राजा ने एक दावत दी। सब तैयारी कर लेने के बाद दावत शुरू हुई। राजकुमारी ने रसोइये से पूछा, श्रीमान, यहाँ सारा काम हो गया है, क्या मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? वादा करती हूँ मैं भोज कक्ष में प्रवेश नहीं करूँगी। ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम आधे घंटे में वापस आओगी रसोई की राख साफ करने के लिए। धन्यवाद श्रीमान, मैं आऊंगी। राजकुमारी अपने कमरे में दौड़ी गई। उसने अपने मुंह और हाथ से खालिक साफ की। अपने अखरोट से उसने वो लिबास निकाला जो सूरज जितना सुनहरा था और उसने अपने सुनहरे बाल खुले छोड़े और नृत्य भोज में गई। जैसे ही वो दाखिल हुई, हर कोई भौचक्का रह गया उसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर। पर राजा उसके सिवाय किसी और के साथ नाच नहीं रहा था। जब आधा घंटा बीत गया, अब मुझे जाना होगा महाराज। पर रुको। राजकुमारी गायब हो गई लोगों की भीड़ से और तेजी से वापस अपने कमरे में आई। उसने अपना जंगल का अंगरखा पहना और अपने चेहरे और हाथों को कालीक से फिर से ढक लिया और वापस रसोई में काम करने चली गई। मैं वापस आ गई हूँ, क्या मैं राख साफ करना शुरू कर दूँ? नहीं, राख की सफाई रुक सकती है। पहले राजा के लिए सूप बनाओ। हाँ श्रीमान। तो राजकुमारी ने राजा के लिए सूप तैयार किया। उसने प्याले में अपने सोने की अंगूठी भी डाल दी। उसके ऊपर सूप उंडेला ताकि वो अंगूठी देखी न जा सके और राजा के लिए ये सूप भेजा। राजा ने इससे पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट सूप नहीं पिया था। उसे वो अंगूठी मिली और उसने रसोई को तलब किया। क्या आज रात तुमने सूप बनाया है? हाँ महाराज, रसोई में खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है महाराज। हाँ, पर क्या सचमुच तुमने ये बनाया है? ये सूप निश्चय ही तुम्हारे जैसा नहीं लगता। क्या कोई समस्या है महाराज? हाँ,
ये सूप किसी भी उस सूप से बेहतर है जो इससे पहले मैंने पिया है। ये निश्चय ही तुम्हारी पाक कला नहीं है। रसोई की नौकरानी ने इसे आपके लिए बनाया है। उसे बुलाया जाए। तो राजकुमारी को बुलाया गया राजा से मिलने के लिए। क्या ये सूप तुमने बनाया है? हाँ महाराज। क्या ये तुम्हारी है? मेरी जैसी गरीब नौकरानी के पास ऐसी अंगूठी कैसे हो सकती है? तुम मुझे उसकी याद दिला रही हो जिसे मैं आज रात नृत्य भोज में मिला। खैर, सूप बहुत ही स्वादिष्ट है, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ महाराज। कुछ दिनों बाद महल में एक और नृत्य भोज हुआ। एक बार फिर से राजकुमारी ने रसोइये से इजाजत मांगी नृत्य देखने की। इस बार उसने अपना वो लिबास पहना जो चांद की तरह रुपहला था। राजा ने उसके साथ नृत्य किया, पर जैसे ही आधा घंटा बीत गया वो गायब हो गई और फिर से रसोई की नौकरानी बन गई। मैं आ गई हूँ श्रीमान। क्या मैं राख की सफाई करना शुरू कर दूँ? नहीं, सफाई का काम बाद में करना। पहले महाराज के लिए सूप बनाओ। हाँ श्रीमान। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार निकाला और उसे प्याले के पेंदे पर रख दिया और उसके ऊपर सूप उड़ेल दिया ताकि वो देखा न जा सके और उसे राजा के पास भिजवा दिया। ये सूप इतना बढ़िया है, इससे पहले मैंने कभी नहीं पिया था। ये क्या है? एक हार? रसोइये और रसोई की नौकरानी को बुलाया जाए। जब रसोइया और नौकरानी वहाँ पहुँचे, क्या आज रात तुमने सूप बनाया है? हाँ महाराज। क्या ये तुम्हारा है? मुझ जैसी एक गरीब रसोई की नौकरानी के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है महाराज? तुम मुझे किसी की याद दिला रही हो जिसे मैं आज नृत्य भोज पर मिला। खैर, सूप बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ महाराज। राजा खुद को रोक न सका उस रहस्यमय रसोई की नौकरानी और उस महिला के बारे में सोचने को जिससे वह नृत्य भोज में मिला था। वो इस भावना से मुक्त न हो सका कि वो दोनों एक ही व्यक्ति थे। इसलिए जब अगले नृत्य भोज का समय आया तो उसने फैसला किया कि वो इस सच्चाई का पता लगाएगा। श्रीमान, यहाँ सारा काम हो गया है। क्या मैं कृपया जाकर नृत्य देख सकती हूँ? वादा करती हूँ भोज कक्ष में प्रवेश नहीं करूँगी। ठीक है, पर इस बात का ध्यान रहे कि तुम आधे घंटे में वापस आ जाओगी रसोई के राख की सफाई के लिए। धन्यवाद श्रीमान, मैं आऊंगी। राजकुमारी ने अपना वो लिबास जो सितारों जैसा चमकीला था उसे पहना और नृत्य भोज में गई। राजा उसके सिवाय किसी और के साथ नृत्य नहीं कर रहा था और जब वो नाच रही थी राजा ने वो अंगूठी उसकी उंगली में सरका दी जो उसे पहले दिन मिली थी। राजकुमारी को ये महसूस नहीं हुआ। आधा घंटा गुजर गया। अब मुझे जाना होगा महाराज। आज की रात थोड़ी ज्यादा देर तक संगीत बजता रहेगा। पर मुझे... रुक जाओ। संगीत देर तक बजता रहा और इस तरह राजकुमारी को जरा भी समय नहीं मिला कि वो वापस रसोई की नौकरानी के वेश में आए। उसने अपनी उंगली पर वो अंगूठी भी नहीं देखी। वो रसोई में दौड़ी गई। कहाँ थी तुम? महाराज सूप के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके इसे बनाऊंगी। राजकुमारी ने सोने की चूड़ी प्याले में डाली और उसे सूप से ढक दिया और सूप राजा के लिए भिजवाया। राजा ने उसे तलब किया। क्या आज रात तुमने सूप बनाया? हाँ महाराज। क्या ये तुम्हारी है? मेरे जैसी एक गरीब रसोई की नौकरानी के पास इस तरह की चूड़ी कैसे हो सकती है महाराज? पर तुम्हारे जैसी गरीब रसोई की नौकरानी की उंगली में ये अंगूठी आई कैसे? महाराज, तुम ही वो महिला हो जिसके साथ मैं नाच रहा था। कौन हो तुम? और फिर राजकुमारी ने राजकुमार को अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब तुम मुझसे नृत्य भोज में मिली थी? क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप सिर्फ मेरी सुंदरता से प्रभावित हुए हैं या आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि धीरज धरें और मेरे बारे में पता लगाएं। तब भी जब आप मुझे रसोई की नौकरानी के रूप में देख रहे थे, क्योंकि माँ ने कहा था कि प्रेम में लोग सुंदर नजर आते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे परवाह नहीं अगर तुम वाकई एक रसोई की नौकरानी भी होती। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मैं जरूर करूँगी। अंत में राजकुमारी को अपना सच्चा प्रेम मिल ही गया। उसने राजा से विवाह किया। उसके पिता को भी विवाह के लिए निमंत्रित किया गया और राजकुमारी और उसका पति सदा राजी खुशी रहे।